मिशन 2024 को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी के आवास पर शनिवार को 4 घंटे तक प्रेजेंटेशन दिया। पीके ने रोडमैप में बताया कि पार्टी लोकसभा की 370 सीटों पर फोकस करने के साथ ही महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु में गठबंधन, जबकि उड़ीसा, बिहार और यूपी में एकला चलो की नीति अपनाए। सूत्रों के मुताबिक पीके के प्रेजेंटेशन से राहुल गांधी भी सहमत नजर आए। इस दौरान प्रशांत किशोर ने तमाम सुझाव दिए। उनका पहला सुझाव था कि 370 सीटों पर फोकस करे पार्टी। मीटिंग में पीके ने कांग्रेस को सुझाव दिया कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुल 543 सीटों में से सिर्फ 370 सीटों पर फोकस करे। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और गुजरात की अधिकांश सीटें शामिल हैं। पीके का दूसरा सुझाव था कि यूपी, बिहार और उड़ीसा में एकला चलो की नीति को अपनाया जाए। प्रशांत किशोर ने अपने प्रेजेंटेशन में कांग्रेस को दूसरा बड़ा सुझाव दिया कि बिहार, यूपी और उड़ीसा में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े। इन राज्यों में लोकसभा की कुल 140 सीटें हैं। सियासी गलियारों में दिल्ली का रास्ता यूपी, बिहार से होकर जाने का मुहावरा भी प्रचलित है। ऐसे में दोनों बड़े राज्यों में कांग्रेस के एकला चलो की रणनीति के पीछे क्या मायने हो सकते हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। प्रशांत किशोर का तीसरा सुझाव था कि बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में गठबंधन किया जाए। पीके ने कांग्रेस को अपने प्रेजेंटेशन में सलाह दी है कि वह महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मजबूत गठबंधन बनाए। इन राज्यों में लोकसभा की 139 सीटें हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन में शामिल है। गठबंधन करने के पीछे महाराष्ट्र में शरद पवार और बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस की उपज हैं। वहीं तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी डीएमके लगातार केंद्र के खिलाफ मुखर रहती हुई नजर आई है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आई है। 2019 के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी 42 में से 22 सीटें जीतकर आगे बढ़ी थी। 2 सीटों पर कांग्रेस ने भी जीत हासिल की थी। ऐसे में अगर यहाँ ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस गठबंधन करती है तो 2024 में बंगाल का पॉलिटिकल सिनेरियो बदला जा सकता है। अब इन तमाम सुझावों के पीछे क्या मायने हैं, इससे कांग्रेस को किस प्रकार का लाभ मिलने वाला है, यह जानने के लिए हमने बात की चुनावी सलाहकार एवं विश्लेषक और रोडमैप टू विन इलेक्शंस इन लास्ट आवर के लेखक संपादक डॉक्टर सुनील मिश्रा से। देखिए इंडिया पोल न्यूज़ की यह स्पेशल रिपोर्ट। प्रशांत किशोर के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अगर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस तुरंत रॉक करेगी, तो मुझे लगता है कि यह कहीं ना कहीं एक काल्पनिक चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अभी आने वाले वक्त में हमें ये देखना है कि कांग्रेस के पुराने संगठन के ऐसे लोग जो पिछले लंबे समय से कांग्रेस को ही खोखला कर रहे थे, वे प्रशांत किशोर को कितना स्थान दे पाते हैं, उनके नूतन नए आइडिया को कितना स्वीकार कर पाते हैं, यह भी कहीं ना कहीं एक जटिल सवाल है। आपने देखा होगा, अगर हम बात करें 2017 में किस तरह से प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कुछ क्रांतिकारी करने के प्रयास में थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, जिसके पीछे प्रशांत किशोर की रणनीतिक भूल हो या संगठन की उनके साथ न चलने की खामी कही जा सकती है। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के आने के नुकसान क्या होंगे ये बात जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रशांत किशोर के वजह से पूरा कांग्रेस का संगठन इस बात पे चिंतन करने के लिए अवश्य तैयार होगा कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से पिछले 10 सालों में कांग्रेस को प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पे हार का सामना करना पड़ा है। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के लिए यह सफर उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले प्रशांत किशोर ने दौड़ते हुए घोड़े पर या जीतते हुए घोड़े पे दांव लगाया है। वो पश्चिम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, पंजाब में 2017 की बात करें, इन सभी परिस्थितियों में देखेंगे कि एक मोनोटोनस वे में था कि वहां पे सरकार बदल रही है, सरकार वही आ रही है, ऐसी परिस्थितियां थी। लेकिन ऑड सिचुएशन में जो भी प्रशांत किशोर की रणनीति रही है, उत्तर प्रदेश 2017 का उदाहरण ले लें तो विफल रही है। मुझे लगता है कि तात्कालिक रूप से जिस तरह से अलायंस की बातें कर रहे हैं,
संगठन को रिस्ट्रक्चरिंग्स की बातें कर रहे हैं, हो सकता है कुछ हद तक इसके फायदे देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी को रिनोवेट करने के लिए, इसके आंतरिक ढांचे को पुनः मजबूत करने के लिए कांग्रेस के वर्किंग कमेटी प्रेसिडेंट, कांग्रेस के कुशल कार्यकर्ताओं को ही सामने आना पड़ेगा। क्योंकि एक सलाहकार के रूप में स्ट्रेटजी बनाना एक बात है, कार्यकर्ताओं के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट कराना दूसरी बात है। एक इन एंड आउट एलिमेंट्स की बात अगर हम करें तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप देखेंगे नीतीश कुमार के साथ अगर आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर की एक फेल्योरनेस रही, जिस तरह से उनको वापस आना पड़ा। कहीं ना कहीं नीतीश की जो पार्टी है जेडीयू के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पाया प्रशांत किशोर का, क्योंकि कुछ आज के जो सलाहकार हैं हमारे जैसे लोग हों, कई हमें ये लगता है कि दिस इज राइट एंड दिस इज नॉट राइट, लेकिन पॉलिटिक्स में कोई भी एक चीज़ें एग्जैक्टली राइट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो प्रशांत किशोर का पुराना अनुभव है, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, कि किस तरह से संगठन उनसे तितर बितर हो जाता है, यह कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती है। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर के बहाने ही अगर कांग्रेस इस बात पे मंथन करने के लिए तैयार है कि पिछले 10 सालों में चुनावी जो हार हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन से लोग हैं, क्या रणनीतिक भूल हुई है, तो यह एक अच्छी पहल है। मुझे लगता है कि एक चुनावी ऑब्जर्वर के रूप में, चुनावी सलाहकार के रूप में दिस इज लाइक अ वेलकमिंग फेज कि कांग्रेस जैसी पार्टी ने एक जाने माने चुनाव की समझ रखने वाले शख्स को हायर किया है, अपने पार्टी में शामिल कराया है। तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। चुनौतियां बहुत